यही कारण है कि आज देश भर के लाखों युवा उन्हें एक रोल मॉडल की तरह देख पा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में शायद एकमात्र ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके 0 हेटर्स, कोई उनको नफरत नहीं करता। बहुत लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी कि रतन टाटा एक स्किल्ड पायलट भी है। 2007 में रतन टाटा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू पायलट एन F-16 फाल्कन, जहाज भी उड़ा सकती इवेंट की पिक्चर अभी हाल में बड़ी वायरल हुई। मैंने जब पहली बार देखी तो आंख में पानी भर आया जब इन्फोसिस के फाउंडर 77 साल के नारायण मूर्ति ने स्टेज पर जाके उनके पैर छुए। इससे आप उनके कद का अंदाजा लगा सकते हैं। कमर्शियली दोनों कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन नारायण मूर्ति स्टेज पर जाते हैं और श्री रतन टाटा के चरण स्पर्श करते हैं। And yet we have not been recognized all over the world as an enterprising company. साथ ही बिजनेस के हिसाब से 90% स्टार्टअप पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं, टैम हो जाते हैं। 5% स्टार्टअप अगले 10 साल तक चलते हैं, लेकिन सिर्फ 0.01% कंपनीज होती हैं जो 100 साल से ऊपर की यात्रा तय करती हैं। अपने टाटा ग्रुप को 150 साल से ज्यादा हो गया। टाटा ग्रुप में आज 100 से ज्यादा कंपनियां आती हैं जो 100 से ज्यादा देशों में चल रही हैं। इन कंपनियों में सुई से लेकर स्टील तक, चाय से लेकर 5 स्टार होटल तक और नैनो से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ मिलता है। भारत में तो कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां टाटा ग्रुप का कोई प्रोडक्ट ना हो। आज मैं यहाँ टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा के जीवन की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो सभी के लिए इंस्पिरेशन है। रतन टाटा की जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी रही। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे। रतन टाटा जब महज 10 साल के थे तब उनके माँ बाप का तलाक हो गया। पिता नवल टाटा, माँ सोनी टाटा अलग अलग हो गए। यानी जिंदगी के शुरुआती दौर में ही ईश्वर ने परीक्षा लेनी शुरू कर दी। उन्हें और उनके भाई जिमी को उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने संभाला। उनके घर एक कार थी, बड़ी बड़ी लाइट वाली महंगी तड़कती भड़कती कार। अगर ड्राइवर कभी उन्हें उस कार में स्कूल लेने आता तो वे पैदल वापस आना पसंद करते बजाय कि उस कार में आने से। दरअसल रतन टाटा बेहद शर्मीले थे। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि ऐसी कार की वजह से सबके नोटिस में आ जाएं। दादी को कहते थे कि आप छोटी दूसरी गाड़ी भेज दिया करो। आज भी अगर आप उन्हें देखें तो उनकी पर्सनैलिटी में वैसे ही सौम्यता दिखाई देती है। बहुत ही हम्बल, बहुत ही सिंपल। 1955 से 1962 तक अमेरिका में रहे। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अमेरिका में नौकरी करते हुए उनका वही लॉस एंजलिस में शादी करके सेटल होने का इरादा था, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर। दादी ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए वापस भारत बुला दिया। रतन टाटा ने IBM की नौकरी ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत एक साधारण कर्मचारी के तौर पर करी। उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया, वो भी एक अप्रेंटिस की तरह। टेल्को, जिसे टाटा मोटर कहा जाता है, और टिस्को जो टाटा स्टील है, यहाँ उन्होंने शॉप फ्लोर वर्कर्स के साथ काम शुरू किया। 2012 में रिटायर हो गए। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में टाटा ग्रुप को शिखर पर पहुंचा दिया। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। वो फैसले लेते गए और उन्हें सही साबित करते गए। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी जैसे डेवू, कोरस, टेक्ले, रेंज रोवर और जैगुआर को टेक ओवर किया। उन्होंने टाटा ग्रुप पे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जिसके रेवेन्यू का लगभग 2/3 हिस्सा इसकी ओवरसीज मार्केट ऑपरेशन से आ रहा था। कहानी 2 पीढ़ी के फासले वाले 2 लोगों की दोस्ती थी। 2014 में एक जवान लड़का शांतनु टाटा ग्रुप में एम्प्लॉय। एक दिन उसने एक आवारा कुत्ते को सड़क पर मरते हुए देखा। उन्हें लगा कि कुछ तो करना चाहिए इस बारे में, तो कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक रिफ्लेक्टर वाला डॉग कॉलर बना दिया जो रात में चमके और सड़क पर ड्राइव कर रहे लोगों को दूर से ही कुत्तों का पता चल जाए। उनको पता लगा कि उनके इस चमकने वाले कॉलर की वजह से कुत्ते की जान बच गई। उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसी का बिजनेस सेटअप करने की सोच ली। एक वेंचर शुरू किया और अपने वेंचर का नाम रखा मोटोपॉव। लेकिन दिक्कत ये थी, ज्यादा कॉलर बनाने के लिए पैसा तो था नहीं, फंडिंग नहीं थी। अब वो अपने पिताजी के पास गया। पिताजी से पूछा क्या करूं। उनके पिताजी ने उन्हें सलाह दी कि रतन टाटा को भी कुत्तों से बहुत लगाव है, बड़ा प्यार करते हैं, इसलिए आप एक काम करो, रतन टाटा को एक चिट्ठी लिखो। महीने के बाद रतन टाटा साहब का जवाब। उन्होंने कहा कि उन्हें शांतनु का काम बहुत पसंद आया, अब वे शांतनु से मिलना चाहें। कुछ दिनों के बाद मुंबई में मुलाकात हुई। रतन टाटा ने शांतनु को उनके कुत्तों से मिलवाया और उनके वेंचर की फंडिंग भी कर दी। इस तरह दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इसके कुछ समय के बाद शांतनु मास्टर्स के लिए अमेरिका चले गए, उसी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में जहां से रतन टाटा ने पढ़ाई की। जब शांतनु का कोर्स खत्म हुआ तो मजा देखिए,
रतन टाटा उनकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए गए उनके पास। फिर इनको ऑफर दिया कि आप मेरे बिजनेस असिस्टेंट बन जाओ। शांतनु ने खुशी से इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी हस्ती की है जिसने अपने अपमान का बदला ताव में आकर नहीं बल्कि सफलता के ठंडे गाड़ कर लिया। कहते हैं अक्सर लोग अपने अपमान का बदला तत्काल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन महान लोग अपने अपमान को भी अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। टाटा कंपनियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा पर एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। बात है 1998 की, जब टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतार दी। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, लेकिन इस कार को बाजार से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सजेशन दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को एक्सेप्ट करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी को बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। दिलचस्प किस्सा है रतन टाटा की जिंदगी का। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटे तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको समझ और जानकारी नहीं, उसमें इतना पैसा ही क्यों लगा दिया। ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए। विवाद से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल कर वापस भारत आ गए। बिल फोर्ड का वह अपमानित करने वाला वाक्य उन्हें लगातार बेचैन कर रहा था। उनकी रातों की नींद उड़ गई। बस इसके बाद रतन टाटा ने निश्चय कर लिया कि वो इस कंपनी को किसी को भी नहीं बेचेंगे और लग गए कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के काम। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार को मन टटोला कि हम फेल क्यों हुए। तो वही इस घटना के कुछ समय के बाद फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनियां दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट होने के कागार पर पहुंच गई। मौके की नजाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसको फोर्ड ने स्वीकार भी कर दिया। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस में वो ऐतिहासिक मीटिंग फिक्स हुई। इसके बाद ये सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में हुआ। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से तब कही थी जब टाटा साहब अमेरिका गए थे, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। मुंबई की मीटिंग में बिल फोर्ड के शब्द थे, आप आज हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ सीखने वाली बात यह है कि रतन टाटा अगर चाहते हैं तो अमेरिका में उसी समय बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते, लेकिन कहा ना कि महान लोग बातों से नहीं सफलता से लोगों को जवाब दिया करते हैं। आज JLR टाटा ग्रुप का हिस्सा है और बाजार में बेहतर प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ रहा है। और फिर एक दिन न भूलने वाला हादसा 26 नवंबर 2008 का मुंबई टेरर अटैक, जिसको लश्कर ए तैयबा ने प्लान किया। 26/11 सर्वाइविंग मुंबई। 166 निर्दोष लोगों की जान चली गई। 9 आतंकवादी मारे गए और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया, जिसको बाद में 2008 में फांसी दे दी। इस घटना ने देश के साथ साथ श्री रतन टाटा को भी पूरी तरह से हिला दिया, क्योंकि टेररिस्ट के निशाने पर था टाटा ग्रुप का प्रीमियम होटल मुंबई का था। रतन टाटा एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि उस दिन मुझे एक कॉल आया, मुझे बताया गया देयर इज सम शूटिंग एट द कि ताज में गोलियों की आवाजें आ रही हैं। तो मैंने ताज में कॉल किया, लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं किया। उस दिन मैं आधा घर पे और आधा ताज में था और टीवी पर अपनी आंखों के सामने वो सब देख रहा था। दोस्तों, यहाँ रतन टाटा का वो रूप देखने को मिला जिसने उनका कद भारतीय दिमाग में और बड़ा कर दिया। बाद में रतन टाटा उस टेंस सिचुएशन में खुद होटल के बाहर खड़े हुए दिखे, लोगों को आश्वासन देने के लिए अस्पताल में खुद उन लोगों से मिलने गए जो इंजर्ड थे, जिन ताज एम्प्लॉइज की जान इस टेरर अटैक में चली गई। उनकी बची हुई जिंदगी की पूरी सैलरी एक साथ उनके परिवार को एक मुश्त दे दी और उनके बच्चों के लिए पूरी दुनिया में कहीं भी एजुकेशन और मेडिकल सपोर्ट बिल्कुल फ्री कर दी। जिंदगी भर के लिए उन लोगों को काउंसलर प्रोवाइड करवाया गया और सिर्फ केवल एम्प्लॉय के लिए नहीं, बल्कि जो लोग होटल के बाहर ठेला लगाते थे, जिनसे टाटा ग्रुप का कोई लेना देना नहीं था, या पैदल जा रहे लोग थे जिनको शायद रतन टाटा जानते भी नहीं थे, या शायद वो शहीद पुलिसकर्मी, उन सब के लिए रतन टाटा ने अपने खजाने खोल दिए ताकि किसी को भी पैसों को लेकर
कभी दिक्कत ना आए। साथियों, सरकारों के मुआवजे आने में सालों लग जाते हैं, लेकिन रतन टाटा ने 1 महीने के अंदर ही सबको उम्मीद से भी ज्यादा दी। कहते हैं नीयत साफ हो तो काम करने में समय कभी नहीं लगता। रतन टाटा ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। ताज को दोबारा ब्यूटीफाई किया गया और पहले से भी बहुत सुंदर बनाया गया कि मानो रतन टाटा टेररिस्ट को एक मैसेज भी दे रहे हैं कि तुम जान ले सकते हो, इमारत गिरा सकते हो, मगर हमारे हौसलों को नहीं गिरा।